बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह नौ में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मुख्तलिफ टॉपिक्स हर दिन की तरह, मुख्तलिफ मेहमान और हम वही हैं, मुख्तलिफ नहीं हुए हैं आपके साथ, लेकिन हाँ आपका नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है। हर दिन हर टॉपिक के बाद जो सोच निकलती है उस पर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि यही सोच है और यही आपकी इनर फीलिंग्स हैं जो आपकी अपनी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी काम आती हैं और यही सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने मिजाज पे काम करते हैं, अपनी आदत पे काम करते हैं, तो वो मिल के एक सोसाइटी को मरतब करता है और सोसाइटी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत और स्ट्रांग होती है जितने हमारे ख्यालात या जितने हमारी इनर सेल्फ या जितने हम एज अ ह्यूमन बीइंग बेहतर होते हैं। आज के प्रोग्राम में फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, वो मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन पहले एक छोटी सी स्टोरी है वो शेयर कर लेती हूँ कि एक हस्बैंड एंड वाइफ आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आज आसिया आंटी के यहाँ शादी है तो हमें जाना है। बेगम ने हस्बैंड से कहा कि जी शादी है और मैं और बच्चे और आप चलेंगे। शौहर ने कहा कि आज मैं मसरूफ हूँ तो एक काम करना कि मैं आप लोगों के लिए गाड़ी भेज दूंगा, आप गाड़ी में बच्चों को लेकर चली जाना। उसने कहा नहीं ऐसे कैसे, आप गाड़ी अपने पास रखिएगा, मैं बच्चों के साथ टैक्सी में या किसी और तरह से करके अरेंजमेंट चली जाऊंगी या किसी से कह दूंगी। तो हस्बैंड ने जो बात कही ना वो बहुत गौर तलब है और उसमें बड़ा कुछ है जो आज के माशरे के हवाले से हमें सोचने की जरूरत है। उसने कहा देखो इतने साल हो गए आसिया आंटी का हमारे साथ रिलेशनशिप है, लेकिन उन्होंने कहा हमें कभी मदऊ नहीं किया, अपने किसी प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया और आज भी उन्होंने हमें दावत नहीं दी है, हमारी नई गाड़ी को दावत दी है। तो ये जरूरी है कि आप अपने साथ नई गाड़ी लेकर जाओ, अदरवाइज क्या फायदा उनकी दावत का। तो हमने जो इसका एक सेंट्रल आइडिया है वो मुझे बहुत दिल को लगा कि हमने चीजों को इतना करीब कर लिया है अपने आप से कि वाकई हम लोगों की चीजें देख के, उनकी पोजीशन देख के, उनकी बिलोंगिंग्स देखकर ये डिसाइड करते हैं कि इसको हमारे घर की दावत में, हमारे यहाँ की शादी में या कोई भी ऐसी गैदरिंग का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, ताल्लुकात जैसे भी हैं या उसकी अपनी पर्सनालिटी कैसी भी है, कितना ही दूर का ताल्लुक है, लेकिन उसका आना लाजमी है क्योंकि वो उस गाड़ी में आएगा। तो ये एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड राइटिंग मुझे लगी, एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग है लेकिन इसमें बात बहुत गहरी है। खैर गाड़ी से ही रिलेट करते हैं लेकिन एक दूसरी तरह से। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम इस तरह से करेंगे, घर में खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, किसी को चोट लग जाती है, कोई गिर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, सेहत के हवाले से कोई भी ऐसा चैलेंज आ जाता है तो घर वाले अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इब्तदाई तिबी इमदाद होनी चाहिए। अच्छा, और इब्तदाई तिबी इमदाद पे, फर्स्ट एड पे बारहा सुबह 9 में डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई है, प्रोग्राम भी हुए, लेकिन आज एक डॉक्टर की नजर से क्या होना चाहिए अगर कोई हादसा घर में हो जाता है, कोई बच्चा गिर गया, कोई और ऐसी चीज हो गई, घर वालों का रवैया या घर वालों का फर्स्ट स्टांस या फर्स्ट एड घर वालों की तरफ से क्या होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला होता है वो एम्बुलेंस का होता है। एम्बुलेंस में आप जब लेकर जा रहे हैं या अपने घर की गाड़ी आपने रखी है कि जी बस इसमें हम लेकर जा रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा वो मरीज जिनको बैक का प्रॉब्लम है, किसी बोन का प्रॉब्लम है, कोई फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, उनको इतना नुकसान शायद उस जगह पर नहीं होता जहां हादसा पेश आया, लेकिन जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जब तक उनकी हड्डियां और ज्यादा मुतासर हो जाती हैं। ये सिर्फ फ्रैक्चर्स के हवाले से नहीं है, दिल का दौरा पड़ने पर आपने देखा है कई मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं खुदा न खास्ता, और उसकी वजह ये होती है कि जितना भी अमला है, जिसमें घर वाले भी हो गए, जिसमें एम्बुलेंस वाले भी हो गए, जिसमें और लोग जो मदद करते हैं, जब रोड एक्सीडेंट होते हैं जितने लोग मदद के लिए आ रहे होते हैं, करते तो वो मदद है, लेकिन जिस तरह की हैंडलिंग होती है उसमें उस मरीज को या उस मुतासरा शख्स को बहुत तकलीफ का सामना आगे की जिंदगी में उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर के नजरिए में हम इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब अहमद मौजूद हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ केयर सेंटर के। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, तशरीफ रखिए। जी बिल्कुल ठीक ठाक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, हमें यूं लगता है कि घरों में बहुत कुछ, बर्न से लेकर, गिरने से लेकर, खून निकलने से लेकर और इतने ही वाकयात हैं, आप तो हमसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, जानते भी हैं। तो हमारी फर्स्ट एड घर में या बाहर किस तरह की होनी चाहिए, फर्स्ट एड के साथ साथ हमारी हैंडलिंग, हमारा रवैया, इस सब पे हम बात करेंगे। एक पैकेज हमने खुसूसी तौर पे एम्बुलेंस पे बनाया बिकॉज वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, शुरुआत करेंगे। जिंदगी बहुत कीमती होती है, लेकिन कब किसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए ये कोई नहीं जानता। इंसान की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करती है तो एम्बुलेंस की सर्विस। इसीलिए दुनिया में हर जगह एम्बुलेंस एक मखसूस और तवज्जो तलब गाड़ी को कहा जाता है। हर मुल्क की हुकूमत अपनी एम्बुलेंस सर्विस को तमाम तर सहूलियात फराहम करती है।
इन एम्बुलेंसेज में जिंदगी बचाने वाले जदीद सामान मौजूद होते हैं ताकि मरीज को घर से अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान जिस कदर मुमकिन हो तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके और उसकी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश एम्बुलेंस से ही शुरू की जाती है। लेकिन क्या हमारे मुल्क की भी तमाम एम्बुलेंसेज इसी तरह की होती हैं? अफसोस के साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब तक हमने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। हमारी तकरीबन तमाम एम्बुलेंस सर्विसेज चंदों पर ही चल रही हैं, जिनमें से कुछ इदारे बहुत बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क भी रखते हैं। मां सिवाय चंद सर्विसेज के ज्यादातर एम्बुलेंस में जदीद सामान मौजूद नहीं होता और न ही वो इतनी आरामदेह होती है कि मरीज और उसका तीमारदार सुकून से मंजिल तक पहुंच सके। शहर की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी में ट्रैफिक हादसा और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंसेज की मौजूदगी फितरी अमर बन गई है। इमरजेंसी में मरीज के लिए तमाम जदीद आलात नज़्म होना चाहिए, जिन्हें चलाने के लिए टेक्नीशियन की मौजूदगी और डॉक्टर का होना भी अज़हद जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी एम्बुलेंसेज की कमी शिद्दत से महसूस की जाती है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जदीद तर्ज की एम्बुलेंसेज फराहम करे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये सर्विस हुकूमत ही फराहम करती है। क्योंकि हादसा तो सबके साथ ही पेश आ सकता है, चाहे वो सियासतदान हो या फिर आम इंसान। एम्बुलेंस की जरूरत तो सबको ही पड़ सकती है। और हर मरीज को ये बात इसमें सही है कि एम्बुलेंस की जरूरत सबको पड़ सकती है, क्योंकि हर मामले में आप अपनी गाड़ी में डाल के मरीज को नहीं ले जा सकते, चाहे कितनी अच्छी आपकी गाड़ी हो। कुछ चीजों के लिए जरूरी होता है कि आपको एम्बुलेंस ही चाहिए। एम्बुलेंस के सब्जेक्ट से हम थोड़ी देर में आते हैं, शुरुआत हम घरों से करेंगे। हमारी कोशिश थी कि एम्बुलेंस के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें से कोई आज हमारे प्रोग्राम में आता, और कोशिश हमारी रही, लेकिन समहाउ और दी अदर किसी न किसी वजह से हमें एम्बुलेंस सर्विसेज वाले जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो आज उस तरह से ज्वाइन नहीं कर पाए फॉर सम रीजन और दी अदर। लेकिन हम फोकस करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब घर वालों को, मुझे, आपको, हम सबको क्या सिखाना चाहते हैं इस हवाले से। एंड देन एम्बुलेंसेज, प्रॉबेबली हमारे पास उस तरह की एम्बुलेंस है नहीं, तो ये भी थोड़ा सा रीजन हो सकता है कि लोग थोड़ा ज्वाइन करने में कतराते हैं या इस पर बात करने में कतराते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चूज किया है और मैं आपको उसके लिए जो है वो आगाही भी इमदाद उसके मुताबिक हम बात करेंगे। घर में देखिए बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, और जो बेसिक जो चीजें होती हैं सबसे ज्यादा जो जानलेवा जो खतरात हो सकते हैं वो हार्ट अटैक सबसे ज्यादा जिसकी फर्स्ट एड जरूरत होती है। खुदा ना खास्ता कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बच्चे खेल रहे हैं उनको चोट लग गई, सर में कोई उनको ब्लीडिंग हो गई, या खुदा ना खास्ता जैसे बुखार का दौर चल रहा था पिछले दिनों, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। जब तक अगर आप घर में तिब्बी इमदाद नहीं देते हैं तब तक आप अस्पताल में ले जाते मरीज को जाया कर देते हैं। तो मेरी उन तमाम आपके चैनल के तवज्जो से मैं एक दरख्वास्त जरूर करूंगा कि हम जहाँ घरों में बहुत सारा बजट बनाते हैं, हमें एक फर्स्ट एड बॉक्स का बजट भी बनाना चाहिए। हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए, जिसके अंदर बेसिक जो चीजें होती हैं वो जरूर होनी चाहिए। अपने किसी जो फैमिली फिजिशियन होते हैं उनसे पूछ के आप अपनी चीजें रखें। अच्छा, जैसे कि अगर जनरल आप बताना चाहें तो कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे पहले तो बैंडेजेस की चीजें होनी चाहिए, बैंडेज होने चाहिए, कोई इस तरह का ट्यूब होना चाहिए जिसमें हम जख्म पे लगा सकें। बहुत सारे जो है वो उनको धोने के लिए जो है एंटीसेप्टिक चीजें आती हैं वो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो टैप वाटर होता है उससे आप वो धो देते हैं तो वो भी जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। अच्छा, जख्म पे जो डायरेक्ट पानी अप्लाई कर देते हैं कि जी नल में जो पानी आ रहा है वो आपने जख्म पे लगा लिया, ये सही प्रैक्टिस नहीं है? प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि वाटर खुद कंटामिनेटेड होता है। अच्छा। हमारे जो टैप वाटर आता है वो कंटामिनेटेड होता है, तो हम जब वो डालते हैं तो और जख्म को हम खराब कर लेते हैं। इससे बेहतर है कि आप जो है वो जो बॉटल फॉर्म में आते हैं वो डालें, नॉर्मल सलाइन हो गया या इस तरह की चीज, उससे आप वॉश कर लें, या बहुत सारे और दूसरे सेवलॉन आती है चीज आती है उससे वॉश कर लें। छोटी सी एक चीज आती है वो अपने बॉक्स में आप रख लें ताकि आप उस वूंड को साफ कर सकें और आप लेके जा सकें। घर में प्रैक्टिस होती है, खुदा ना खास्ता बर्न हो गया तो जनाब वो टूथपेस्ट लगा दिया, या अगर कुछ चोट लग गई तो उसमें चीनी भर दी या उसमें राख भर दी। प्लीज इस तरह ना करें, आप वूंड को और खराब कर देते हैं। ये मैं इस फर्स्ट एड के हवाले से बता रहा हूं। एक जगह पर देखा था, मेरा पर्सनल मुशाहिदा है कि कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर सर वगैरह पे चोट लग जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो पता नहीं कपड़ा जला के या क्या करके सर पे लगा देते हैं। या वही ये सारी मैल प्रैक्टिसेस हैं जो घरों में लोग करते हैं, तो उस खून को रोकने के लिए इस तरह के मीन्स यूज करते हैं, टूथपेस्ट लगा दिया। अच्छा, रुक भी जाता है वो, ये बात नहीं है, लेकिन उसका नुकसान होता होगा। नुकसान बहुत ज्यादा, वो उनको नुकसान होता है क्योंकि आप अगर खुदा ना सर की चोट लगी हुई है, हमें नहीं पता कितनी गहरी है, अगर वो डायरेक्ट मेनिंजेस या ब्रेन तक चली गई तो आपने उसको बहुत ज्यादा खराब कर दिया। इसी तरह नोज है, नोज अक्सर देखें लोगों को ब्लीडिंग हो जाती है गर्मियों में, या उनकी जिसको मौसम हमें नक्सीर कहते हैं या एपिस्टेक्सिस, तो वो नाक बैलेंस हो जाती है उनकी खून के जरिए। अब वो क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है मुख्तलिफ चीजें जो है वो ठूसना शुरू कर देते हैं और वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। इस
क्योंकि नाक का रास्ता डायरेक्ट हमारे ब्रेन की तरफ होता है, और अगर यहाँ से कोई चीज हम डालेंगे तो डायरेक्ट ब्रेन में जाने का खतरा हो सकता है, तो इसकी बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह खुदा ना खास्ता अगर किसी को हार्ट अटैक की सूरत हाल है तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक से पहले एक और चीज मेरे जहन में डॉक्टर साहब आ रही है बार बार, क्योंकि इस वक्त तमाम खवातीन बच्चे सब देख रहे होंगे, छोटे बच्चों का गिरना और फौरन सर पे जो गोमड़े से बन जाते हैं उभरी हुई जगह, कहीं यहाँ चोट लग गई, इधर चोट लग गई, उसमें अक्सर लोग जो है गर्म कर करके चीजें लगाते हैं, कुछ लोग बर्फ लगाते हैं, कुछ लोग घर में जो ऑइंटमेंट मौजूद होती है वो करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो स्पेशली फॉर छोटे बच्चे जिनको इस तरह की चोटें लगती रहती हैं और कहीं ना कहीं कोई वूंड आ जाता है, कोई गोमड़ा सा बन जाता है, उनके लिए क्या करना चाहिए? उसमें देखिए, जब अगर खुदा ना खास्ता बच्चा गिर जाता है, अगर खून नहीं निकल रहा है, पहले तो हमें इस तरह की चोट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। बच्चे को ज्यादा नींद तो नहीं आ रही है, बच्चा वॉमिट तो नहीं कर रहा है, सर की चोट के बाद बहुत नींद आने लगती है, ये सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि जब आप खुदा ना खास्ता अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अगर अंदर खून बह रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बच्चा जो है वो ड्राउजी हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, या उसको तो फौरन आपको जो फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए अस्पताल। हम तो ये कहते हैं कि चोट लग गई है तो जी सोने दो, अब थोड़ी देर सोने दो। हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे को सर की चोट लगती है, फिर नाक से या कान से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ये तो बड़ी कहते हैं जिसको ग्रेव इमरजेंसी आप फौरन अस्पताल लेके जाएं। हार्ट अटैक में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिजवान साहब की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। अच्छा सर, मुझे सब्जेक्ट से ये पूछना था, अक्सर हम ये देखते हैं कि आप लोगों को हार्ट अटैक होता है या अक्सर को हम देखते हैं लकवा हो जाता है या इस टाइप की कुछ चीजें, तो वो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर लोगों के भी नए नए अजीब अजीब से तरीकेकार है, कोई कहता है कि जैसे कोई फलां चीज सुंघा दो, कुछ ही कहता है कि जिसे फलां कर दो। हाँ, कबूतर का खून पता नहीं और क्या क्या चीजें मैंने ऐसी भी सुनी हुई है लकवा के हवाले से। मिथ्स है, तो उसमें आज तक हमें ये नहीं समझ में आता कि इसमें हकीकत क्या और क्या मिथ्स है। अच्छा चलिए, ये तो बात के हवाले से सवाल है, इसको भी हम इस मिथ्स पे भी पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और जहां मौका मिला हम आपके इस सवाल का भी जवाब दे देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बहुत मुफीद बात बता रहे थे कि अगर हार्ट अटैक या कोई स्ट्रोक घर में हो जाता है तो क्या करने की जरूरत है? दो बड़ी इमरजेंसीज होती हैं। अगर घर में किसी को डायबिटीज है जी, तो वो जब हाइपो में जाता है या उसकी शुगर कम होती है तो वो गिर जाता है, ठीक है। जब वो गिरता है तो उसको चोट भी लगती है यकीनन, ठीक है। उसके बाद जो है फौरन हमें ये इमरजेंसी डिक्लेयर होती है कि जिसके मुंह में वो लोग सूखना शुरू कर देते हैं, कोई शक्कर डालना शुरू कर देते हैं, कोई जो है वो जूस बना के ले आता है, वो ये कभी नहीं करना चाहिए। जब पेशेंट जमीन पे गिरा हुआ है, उसके अपने होश में नहीं है तो उसके मुंह में कुछ नहीं डालना चाहिए। सबसे खतरा क्या होता है, जो ही आप चीज मुंह में डालेंगे या तो वो सांस की नाली में चला जाएगा, ठीक है। उससे क्या हो सकता है कि उसको और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं तो ऐसा न करें, उसको प्रॉप अप करें, मतलब उसको बैठाएं 45 एंगल के ऊपर, तब आप उसको चमचे से या इस तरह से कोई स्ट्रॉ से या गिलास से पिलाएं, लेटे हुए कभी ना पिलाएं, ये बहुत खतरनाक अमल होता है। जहाँ तक हार्ट अटैक की बात है, बेसिक चीजें होती हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि उसके सीने में बहुत ज्यादा बोझ होगा, उसको पसीने आना शुरू हो जाएंगे, उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, बाद दफा वो उसको वॉमिट भी होना शुरू हो जाती है, और वही कहता है जी मुझे दर्द हो रहा है तो मेरे जॉज में, जबड़ों में दर्द जा रहा है या मेरे कंधों में दर्द जा रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक अलामत है कि उसको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो रहा है। इसी तरह जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ऐसी सूरत में फौरन आप कम से कम 4 जो हम कहते हैं जो इमरजेंसी टैबलेट्स होती हैं, जिसको डिस्प्रिन कहते हैं, अगर मैं लोगों के लिए नाम ले लूँ, तो 4 टैबलेट उसको पानी में घोल के फौरन पिला दें आप। ये 50% चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं वो। और उसके साथ जो जबान के नीचे रखने वाली गोली होती है वो उससे आप 3 से 4 तक गोलियां दे सकते हैं जब तक कि आप अस्पताल पहुंचे। तो इससे क्या होगा कि आप 50% से ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज को उसके हार्ट डैमेज होने से पहले आप उसको बचा सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी रेमेडी है। इसी तरह से खुदा ना खास्ता अगर किसी को गिर जाता है, चोट लगती है, उसकी टांग टूट जाती है, तो होता क्या है कि जैसी टांग टूटती है सब लोग उसको उठाने के चक्कर में होते हैं, उसको उठा के बिस्तर पे डाल दें या किसी ऐसी जगह उसको बिठा दें। क्या ऐसा ना करें, उसकी मूवमेंट देखें कहाँ उसको पेन हो रहा है। जो ही अगर उसकी खुदा ना खास्ता फीमर का फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के चांसेस होता है। अगर ब्लीडिंग हो रही समझ लो उसका बहुत प्रोफ्यूज ब्लड लॉस हो रहा है अंदर ही, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में पेशेंट को देखें वो शॉक में तो नहीं है कि वो बेहोश हो रहा है, उसको फौरन लेके जाए, उसकी टांग सीधी रखें और घर में कोई लकड़ी है या घर में कोई तरह की कोई चीज है तो उस सीधा करके उस पर बांध दें आप, ताकि वो मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाए, और फौरन ही अपनी एम्बुलेंस कॉल कर लें या इस तरह से बात कर लें। ठीक है, अब एम्बुलेंस आपने कहा कॉल कर लें, अब एम्बुलेंस का सफर यहाँ से शुरू हो जाता है। फॉर डॉक्टर, क्योंकि आपके नजरिए से हम इसलिए भी देखना चाहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपने ट्रीट करना है, और अक्सर जब घर वाले डॉक्टर के पास पहुंचते हैं पेशेंट के साथ तो डॉक्टर
ڈاکٹر کہتے ہیں کیا کیا اس کے ساتھ, یہ کیا کس طرح سے ہوا. تو یہ جو راستے کا سفر ہے ایمبولینس میں خاصی ہماری عوام ہے جو کرنا ہی پڑتا ہے. ایمبولینس سسٹم ہمارا جس طرح بھی ہے, آپ کے خیال میں ایک تو ایمبولینس میں کون سی چیزیں مہیا کرنا بہت ضروری ہے, پاکستان میں بہت ضروری ہے کہ وہ ہو, اور دوسرا آپ تک جب پہنچے تو کن چیزوں کا ایمبولینس والوں کو خیال کرنے کی ضرورت ہے, یا گھر والے جو ساتھ ٹریول کر رہے ہیں وہ اس پہ خاص کنسرن ان کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے دنیا میں جو ایمبولینس سسٹم ہوتا ہے وہ 3 طرح کی ایمبولینس ہوتی ہیں, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3. اور یہ جو ایمبولینس بنتی ہیں یہ اس کی کیسز کے حساب سے بنتی ہیں تاکہ پیشنٹ کو جو ہے وہ جتنی جلدی آپ پہنچا سکیں اور جتنے آرام دہ پہنچا سکیں. اب اس ایمبولینس کے اندر کیا ہونا چاہیے, ٹائپ 2 جو ایمبولینس, ٹائپ 3 ایمبولینس ہوتی ہے اس میں پیشنٹ کا کمپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں جو ایمبولینس چلتی ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں دکھائی, یہ ایمبولینس نہیں, یہ تو خالی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے کہ آپ نے ایک سامان یہاں سے اٹھایا دوسرا سامان وہاں پہنچا دیا, اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. جو مطلب کھلی جگہ ہے جس میں آپ لٹھا دیں بٹھا دیں یا کچھ بھی کر دیں. یہ ایمبولینس کا کانسیپٹ یہ ہے ہی نہیں دنیا میں. اگر وہ باہر والے دیکھیں تو ہنسیں گے کہ یہ کون سی ایمبولینس ہے جس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, صرف ایک ڈرائیور ہے اور ایک اسٹریچر ہوتا ہے جو آپ لے گئے. اس کا مطلب آپ نے ٹرانسپورٹ کر دیا سامان, گھر سے اٹھایا وہاں ڈال دیا. یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے. جو ایک ہمارا ادارہ ہے جو آپ نے دکھایا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ادارہ ہے جس کی ایمبولینس فل اکوپڈ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ادارہ ہوگا یا 1-2 اسپتال ہوں گے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں ان کی ایمبولینس اس قابل ہوتی ہیں کہ اس کے اندر تمام عملہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے, سب سے بڑی بات, اور اس کے اندر جو اکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ECG مشین ہے, آپ کے پاس جو آکسیجن سلینڈر ہے, آپ کے پاس امبو بیگ ہوتا ہے, یا آپ کے پاس ڈیفیبریلیٹر ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پیشنٹ جا رہا ہے تو اس کو آپ کارڈیو یعنی دوبارہ سے اس کو لے کر آنا کا آپ شاک دیتے ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں. یا اس کی فرسٹ ایڈ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا اس طرح کا اگر کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے پروفیوز اس کو, تو وہاں پہ آپ ٹرانسفیوژن بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پوری ایمبولینس کا حصہ ہوتی ہیں, جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر نہیں, ہمارے پاس نہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم قاضی ساجد صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ایمبولینس کا سسٹم ہے وہ بہت سی کے ڈاکٹر صاحب نے ڈیفائن کیا ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ہم بیرون ملک کسی ایمبولینس سروس کے والے سے ہم ویڈیوز میں موویز میں دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ کہ پہلے ایمبولینس سروس جو ہے پہلے گائڈ ہوتی ہے اپنے پیشنٹ کو اس طرح ٹریٹ کریں تاکہ اتنی دیر میں ایمبولینس پہنچ جائے تاکہ اس کی جان نہ چلی جائے. تو ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے, سسٹم کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اچھا ہمارے پاس یہ 1-2 جگہ پہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی اور وہ لوگ ہمارے پاس آئے بھی. امن ایمبولینسز اگر کہہ دیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. پرائیویٹ اسپتالوں کی ایمبولینسز کچھ ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے. گو کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والوں کا جنا ہاسپٹل جانا ہوا اور انہوں نے جنا کی بہت تعریف کی. میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں مختلف اداروں کی بات کر رہے ہیں اور پرائیویٹ اداروں کو سراہتے ہیں یا یوزلی جو بھی اچھا کام کرتا ہے, تو جنا میں ایک تو جنا ہاسپٹل کے بارے میں گورنمنٹ ہاسپٹل کی وجہ سے جو لوگ نہیں گئے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جی پتہ نہیں وہاں پر کیا معاملات ہیں یا کیا نہیں, تو وہاں بہت بہتری آ گئی ہے. خیر ایمبولینس کے بارے میں وہاں کا نہیں جانتی, لیکن اوور آل بڑا مناسب کلین AC انوائرمنٹ ہو گیا ہے. تو فار اینی تھنگ آپ لوگ اپنے سرکاری اسپتالوں کی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں, خدا نخواستہ اگر کوئی زندگی میں ضرورت ہو. اچھا دوسری بات پھر ہم دوبارہ ایمبولینس سے آ جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اب اس کا جواب آپ کے پاس ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے یا ہونا چاہیے یا صحیح نشاندہی کی. لیکن دنیا میں جو بھی جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پہ لائف از پریشیس. سب سے پہلے وہ زندگی کو اہمیت دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ شاید سب سے زیادہ ورس ہے. اگر میں یہاں ایک مثال دوں کہ ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جب وہ بیمار سے زیارت سے جا رہے تھے, وہ ایمبولینس کی وجہ سے ڈلے ہوئے اور وہاں پہ زیارت سے کہیں کا سفر آج اتنا مشکل ہے. اس وقت 2018 میں بھی اتنا مشکل سفر ہے. اگر آپ کبھی وہاں گئے ہوں تو اس وقت کیا ہوگا. ہم اس وقت سے لے کر آج تک ہم اپنا ایمبولینس سسٹم صحیح نہیں کر سکے. تو مجھے تو اب جو الیکشن آنے والی حکومت ہے اس سے میں یہ درخواست ہوگی آپ کے چینل کی طرف سے خدارا یا اور دوسرے آپ چیزیں کر رہے ہیں تو بیسک جو نیڈ ہے ایمبولینس اس پہ بھی توجہ دیں. ویسے سسٹم بنائے, ویسے فلیٹ بنائے کہ ایمبولینس کا نظام صحیح ہونا چاہیے تاکہ کم از کم مریض جو ہے وہ گھر سے اسپتال تو سیفلی پہنچ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو لوگ کام کر رہے ہیں آلریڈی ان کو بھی ہم سراہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, اور جس طرح کے معاملات سندھ میں ہوئے یا پاکستان میں ہوئے یا جس طرح ہم نے انتہا پسندی کو فائٹ کیا, اگر وہ اپنی ہی ایمبولینسز میں جو ان کے پاس موجود ہیں, گاڑی تو موجود ہے نا, صرف اس میں تھوڑی سی چینجز کرنی ہے, آپ کے خیال میں وہ چینجز کی کاسٹ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ مور اور لیس اتنے میں ان کی ایک اوور ہالنگ ہو سکتی ہے جو کہ اگر چاہیں تو یہ لوگ اس خدمت کو سر انجام دے سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں 2 طرح کے اکوپمنٹس آتے ہیں. اگر آپ کچھ ہمارے نیبرنگ کنٹری سے لے لیتے ہیں, جیسے چائنا میں بات کرتا ہوں, وہاں سے کاسٹ افیکٹو چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ اتنی دیر پر تو نہیں ہوتی لیکن کاسٹ افیکٹو چیزیں مل جاتی ہیں. دوسرے یہاں پہ ہمارے ریفربش چیزیں بھی مل جاتی ہیں. اگر آپ باہر سے منگا لیں ہمارے نیبر کنٹریز سے اگر ریفربش چیزیں منگا لیں وہ بھی مل جاتی ہیں. تو اگر آپ جیسے مثال میں بیسک
ECG مشین ہو گئی, آکسیجن سلنڈر ہو گیا, امبو بیگ ہو گیا, جو ڈیفیبریلیٹر آج کل بہت زیادہ بریف کیس کی طرح سے آ گیا ہے. اگر آپ کو کھولیں فوراً جو ہے وہ کارڈیو واٹ آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ ایمرجنسی پلیسز پہ مالز میں بھی وہاں رکھے ہوتے ہیں, اگر کھانا آپ کو پرابلم ہوتی ہے وہاں سے نکال کے آپ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. یہ اس طرح کی بیسک چیزیں تو آپ رکھ سکتے ہیں, اس سے بہت بڑی کوئی کاسٹ نہیں ہے, بہت مشکل سے زیادہ لاکھ 1.5 لاکھ کی کاسٹ آئے گی. تو یہ چیزیں جمع کر کے وہاں رکھ لیں تاکہ مریض کو آپ سیفٹی وہاں پہنچا سکیں. اور کچھ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پر کلوز کریں گے. اگر کسی بھی ادارے کے پاس اگر 25 ایمبولینسز ہے تو شروع میں وہ کوشش کریں کہ 5 میں تو ایسا کر لیں, اور 5 سے 7, 7 سے 9, 10 وہ ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اپنی 2, 4, 5 ایمبولینسز کو ایسا بنائیں کہ اگر کوئی سیویرٹی ہے مریض کی تو وہاں تک اس کو صحیح حالت میں اسپتال تک پہنچایا جا سکے. ود دیٹ ڈاکٹر آفتاب بہت بہت شکریہ آپ کی تمام انفارمیشن کا. ہوپ فلی ان چیزوں پر آنے والی حکومت کو, کیونکہ آپ نے اس فورم سے کہا, تو وہ بھی اس کے حوالے سے لایا عمل اختیار کریں گے, اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس ٹاپک کو آگے بھی کنٹینیو کریں. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو حارث اعظمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بتائیں گے آپ کے ہمارے ستاروں کا حال.